बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपसे मालवा पठार के बारे में डिस्कस किया था। आज हम आगे बढ़ते हुए एक बड़े महत्वपूर्ण पठार की बात करते हैं जो भारत को विश्व मानचित्र पर स्थापित करता है। ये पठारी भाग जिसे हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। छोटा नागपुर का पठार ये थोड़ा अलग है अगर आप इसकी स्थिति देखें मानचित्र में, इसलिए इसको कहा गया है कि दिस रिप्रेजेंट द नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, यानी भारतीय प्रायद्वीप का उत्तरी पूर्वी जो प्रोजेक्शन है यानी बढ़ा हुआ हिस्सा है। जैसा कि आपने अभी पिछले मानचित्र में देखा था इससे पहले की क्लास में, ये हमारा छोटा नागपुर का पठार है। पूरा ये पूरा हिस्सा जो दिख रहा है आपको कई सारे कलर में, ये पूरे को हम कहते हैं छोटा नागपुर पठार। और इसी में छोटा छोटा और प्लेटों का डिवीजन कर दिया गया है जिसमें हम रांची का पठार कहते हैं, हजारीबाग का पठार कहते हैं, पलामू का भी है, कोडरमा का भी, कई तरह के छोटे छोटे और पठारी भाग इसमें हैं। और ओवरऑल ये छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। ये आप इसको देख सकते हैं कि पूरब की तरफ तो ये बागेलखंड से इधर सारा विंध्याचल पर्वत राजमार्ग श्रेणियाँ ये सारी कुछ गई हुई हैं। और ये एक अलग तरह का मिनरली यानी खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही धनी पठार है जिसको हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। बेसिकली इसका अभी आपने जो मानचित्र में देखा, अधिकांश हिस्सा इसका तो झारखंड प्रदेश में है, लेकिन उसके छत्तीसगढ़ के कुछ पूर्वी भाग में भी ये पाया जाता है और पश्चिमी बंगाल का जो पुरुलिया जिला है उसमें इसका विस्तार है। पर जितने भी रांची, हजारीबाग और तमाम सारे जो जिले हैं झारखंड के, अधिकांश छोटा नागपुर का पठार उन्हीं जिलों में है झारखंड के। कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का और पुरुलिया जिला जो वेस्ट बंगाल का है उसमें इसका विस्तार है। अगर हम इसमें ये देखें कि चारों तरफ से इसकी चौहद्दी क्या है, घिरा क्या है, तो जो सोन रिवर है वो इसके उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होती है और महानदी इसके दक्षिण में प्रवाहित होती है छोटा नागपुर पठार के। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है दामोदर नदी, जिसकी बात हम आपसे करेंगे आगे। ये तो बाउंड्री है कि इस पठार के उत्तर में उत्तर और पश्चिम में बहती है सोन नदी और महानदी इसके दक्षिण में प्रवाहित होती है। समुद्र तल से इस पठार की औसत ऊंचाई जो है वो 700 मीटर है। आमतौर पर जितने पठारी भाग हमने शुरू में देखा था उस वक्त डिस्कशन किया था 600 से लेकर 900 1000 मीटर के ऊंचाई तक है। कुछ रीजनल वेरिएशन है, कुछ क्षेत्रों में इन पठारों की ऊंचाइयां या जो छोटी छोटी और कोई चोटियां पाई जाती है वो ऊंची हो सकती हैं। और इस पठार का जो औसत ऊंचाई है समुद्र तल से वो 700 मीटर है। ये देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि दिस प्लेटो इज मेनली कंपोज ऑफ गोंडवाना रॉक। गोंडवाना की बात हम पहले भी कर चुके हैं जब आपसे सामान्य फीचर डिस्कस कर रहे थे भारतीय पेनिनसुला का, कि ये जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत है ये उसी पुराने ज़माने की प्राचीन पैंजिया का जो गोंडवाना लैंड था उसी का हिस्सा है। तो जाहिर है ये पूरा प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा होने के नाते गोंडवाना चट्टानों से इसका भी निर्माण हुआ है। इस पूरे पठारी भाग में प्रवाहित होने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो हैं दामोदर, सुवर्णरेखा, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, बाराकर। ठीक है, ये नदियां यहाँ प्रवाहित होती हैं जिसकी वजह से यहाँ एक बड़ा अच्छा जो ड्रेनेज सिस्टम जिसको हम कहते हैं, एक अपवाह तंत्र जो है उसका विकास हुआ है। और दामोदर नदी ये बड़ी महत्वपूर्ण नदी है जो इसके बीचों बीच से प्रवाहित होती है। यहाँ लिखा हुआ है द दामोदर रिवर फ्लोज थ्रू द मिडिल ऑफ दिस रीजन। इस पूरे पठारी भाग के बीचों बीच से प्रवाहित होती है दामोदर नदी और एक दरार घाटी में, रिफ्ट वैली में है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ ये प्रवाहित होती है। इसीलिए यहाँ इस सारे एरिया में ये जो नदी है आपने नाम सुना होगा TVA यानी टेनेसी वैली अथॉरिटी जो अमेरिका की है, उस पर एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है वो अमेरिका ने कंस्ट्रक्ट किया था। बिल्कुल उसी तर्ज पर इस दामोदर घाटी पर भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है बांध के द्वारा, इसीलिए इसको दामोदर घाटी परियोजना कहते हैं। वो बिल्कुल टेनेसी वैली अथॉरिटी की बिल्कुल कॉपी जिसे हम कह सकते हैं, उस तरह की परियोजना यहाँ की गई है। तो चूंकि गोंडवाना लैंड होने के नाते तो प्राचीन गोंडवाना कोलफील्ड का भी यहाँ भंडार पाया जाता है और अपार भंडार पाया जाता है। इसीलिए ये खनिज संपदा की दृष्टि से ये छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस पठारी में अगर हम देखें तो छोटे छोटे अलग अलग प्लेटू हैं। जैसे इसमें कहा है नॉर्थ ऑफ दामोदर रिवर इज हजारीबाग प्लेटू, यानी जो दामोदर नदी बीचों बीच से बहती है उसके उत्तर में जो है वो हजारीबाग का प्लेटू है। और ये प्लेटू ऐसा है कि छोटी छोटी अलग अलग पहाड़ियाँ
पाई जाती हैं, कम ऊंचाई वाली और चिकनी पहाड़ियाँ जिसे हम कहते हैं। हमने इससे पहले भी आपसे क्लास में डिस्कस किया था कि आमतौर पे पठारी बाग चूँकि बहुत पुराना है, करोड़ों वर्षों की बात है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो इस पर अपर्दनकारी शक्तियों का बहुत ही असर पड़ा है, जिसकी वजह से जो ऊंची पहाड़ियाँ थी वो भी नीची हो गई हैं, पठार भी बिल्कुल घिस कर, जिसे हम कहते हैं अपर्दित होकर, वो काफ़ी समतल हो गया है। तो नदियाँ जो प्रवाहित होती हैं, तो नदियों की वजह से इसमें कटाव भी होता है, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो कई तरह की आइसोलेटेड हिल्स यानी अलग अलग छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी इस पठारी भाग में पाई जाती हैं। और अपर्दन के फलस्वरूप ही ऐसा लगता है कि पठारी कैसा है, पेनी प्लेन, जिसको हम कहते हैं समप्राय मैदान, ऐसा लगता है कि पूरा पठार जो है वो एक समतल मैदान के रूप में हो गया है बिकॉज ऑफ अपर्दन। और उसके बाद इसके साउथ में, दामोदर नदी के साउथ में फिर एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण पठार है जिसको हम रांची का पठार कहते हैं, जो कैपिटल है झारखंड की रांची, और रांची शहर भी उसी एक पठारी पर बसा हुआ है। तो ये जो रांची का पठार है जो दामोदर के दक्षिण में बहता है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि दामोदर नदी सेपरेट्स द टू बिग प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर, दैट इज हजारीबाग प्लेटू इन द नॉर्थ एंड रांची प्लेटू इन द साउथ। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर में हजारीबाग और इसके दक्षिण में रांची प्लेटू है। इन दोनों के बीच में दामोदर ट्रफ, जिसको हम कहते हैं ना, दामोदर ट्रफ इसके बीच में प्रवाहित होता है, के बीच है जो इन दोनों को अलग करता है। यहाँ लिखा हुआ है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। ये जो है रांची प्लेटू, तमाम सारे जो छोटे छोटे प्लेटू और सब मिक्सअप करके बने हुए हैं, उनमें से सबसे बड़ा भूभाग है ये रांची का पठार। और जहाँ आगे लिखा हुआ है सेपरेटेड फ्रॉम हजारीबाग बाई दामोदर ट्रफ। तो ट्रफ का मतलब होता है डिप्रेशन, गड्ढा, घाटी जिसे हम कह सकते हैं। तो उस ट्रफ के द्वारा ये दोनों पठार जो है वो अलग हैं, और उसी ट्रफ में दामोदर नदी जो है वो प्रभावित होती है। और इसी रांची से, चूँकि पश्चिम से पूर्व की तरफ ये बहती है और इसका ढाल भी हमने देखा दक्षिण से उत्तर की तरफ थोड़ा सा है, तो यहीं से दामोदर नदी जो सबसे बड़ी नदी है इस छोटा नागपुर पठारी भूभाग का, यहीं इसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ लिखा हुआ है दामोदर रिवर ओरिजिनेट्स हियर, यानी रांची के पठारी भाग से ही दामोदर नदी की उत्पत्ति होती है। अब चूंकि ये सारा हिस्सा ऐसा है, चूंकि पठार है, ऊंचाई है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ये जो नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, चाहे वो दामोदर हो, चाहे सुवर्णरेखा हो, चाहे साउथ कोयल हो, चाहे नॉर्थ कोयल हो, चाहे बाराकर हो, जिनका भी हमने जिक्र किया था आपसे, तो ऊंचे नीचे स्थानों से प्रवाहित होती हैं। इसी वजह से यहाँ कई सारे अलग ऊंचाइयों के जलप्रपात भी बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं, जिनमें कुछ जलप्रपातों का यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। ये हुंड्रू जलप्रपात कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से नोट कर लें कि ये जो है छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का जलप्रपात है, जो सुवर्णरेखा नदी के द्वारा निर्मित किया गया हुंड्रू जलप्रपात। इसी तरह से दासन जलप्रपात है, सदनी जलप्रपात है, जोन्हा जलप्रपात है, ये अलग अलग ऊंचाइयों के जलप्रपात हैं जो पूरे पठारी भाग में पाए जाते हैं। और ख़ासतौर से वर्षा ऋतु में बड़ा ही मनोरम दृश्य का निर्माण यहाँ होता है इन जलप्रपातों की वजह से। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और इस पठारी भूभाग में पाई जाती है, आपने फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल में पढ़ा होगा, जब हम स्थलाकृतियाँ पढ़ते हैं अपर्दन के बाद, तो ग्लेशिएटेड टोपोग्राफी में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम मोनेड-नॉक कहते हैं। मोनेड-नॉक का मतलब होता है कि संप्राय मैदानों के बीच में टीला हो जाना। तो टीला कब होगा? जब किसी के द्वारा अपर्दन हो रहा है, चाहे ग्लेशियर से, चाहे पानी से, चाहे हवा से, तो कुछ जो मुलायम चट्टानें हैं वो तो अपर्दित होकर निकल जाती हैं, बह जाती हैं हवा के साथ या पानी के साथ, लेकिन जो कठोर चट्टानें हैं वो अपनी जगह स्थिर रहती हैं, यानी वो ऐसे खड़ी रह जाती हैं, उनका अपर्दन अपेक्षया कम होता है। तो बीच में जो इस तरह के टीले खड़े हो जाते हैं उन्हीं को हम मोनेड-नॉक कहते हैं। तो इस एरिया में नदियों के द्वारा अपर्दन होने के फलस्वरूप कुछ मुलायम चट्टानें तो अपर्दित होकर निकल गईं, लेकिन कठोर चट्टानें बीच में पहाड़ी की शक्ल में ऐसे शंकु के रूप में खड़ी हुई मिलती हैं। तो ये फीचर भी इस पठारी भाग का एक महत्वपूर्ण है जिसे हम मोनेड-नॉक कहते हैं। यहाँ देखें कि द राजमहल हिल्स फॉर्मिंग द नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर पठारू, एक और बड़ी महत्वपूर्ण पहाड़ी पाई जाती है जो खनिज संपदा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसे हम राजमहल की पहाड़ियाँ कहते हैं। ये राजमहल की पहाड़ियाँ इस छोटा नागपुर पठारी भाग के उत्तरी पूर्वी किनारे पर स्थित है, ठीक है। और जिसका और ये छोटा नागपुर पठार जो कि हमने अभी पहले डिस्कस आपसे किया था कि पूरा पठारी भाग जो है अधिकांश जो वो वॉल्केनिक एरप्शन से निर्मित हुआ है, इसलिए इस पठारी भाग में भी बसाल्ट
की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसका निर्माण जो ज्वालामुखी से निकला लावा फ्लो है उससे होता है। ये भी काफ़ी सारा एरिया जो है वो ब्लैक चट्टानों से निर्मित है, बसाल्ट जो ब्लैक चट्टान होती है। तो इस तरह से ये सारा जो छोटा नागपुर पठारी भाग है वो कई सारे पठारों में विभाजित होने के साथ साथ विश्व प्रसिद्ध है खनिज संपदा की दृष्टि से। और भारत में चाहे वो लौह अयस्क हो, चाहे वो कोयला का भंडारण और उत्पादन हो, सर्वाधिक इसी एरिया में होता है। झारखंड के कुछ हिस्सा उड़ीसा का, कुछ हिस्सा जो है पश्चिमी बंगाल का। इन्हीं वजह से इन खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण ही जो भारत की बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज हैं, जिसको हम लौह इस्पात उद्योग कहते हैं, अधिकांश लौह इस्पात उद्योगों की स्थापना इसी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में हुई है। तो इस तरह से हम बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम फिजियोग्राफी डिस्कस करेंगे, इसके लिए उसका धरातलीय स्वरूप हमें समझना ज़रूरी है। तो ये हमारा एक और हिस्सा तो था छोटा नागपुर पठारी भाग, जिसका डिस्कशन मैंने आपसे शेयर किया। आज हम अपनी क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। बचे हुए कुछ और पठारी भाग जो हैं जिनका डिस्कशन हम आपसे अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।